Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is Great Nicobar revives the issue of nature's legal rights. तो जैसे हमने पहले जब एक आर्टिकल आया था कि वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट्स करी जाने वाली हैं, कुछ 78 हेक्टेयर्स लैंड एक्स्ट्रा ही ट्राइबल एरिया को दिया जाएगा, उसको कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है और कैसे 3 फेजेस में वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान्स जो हैं उनको इन एक्शन लाया जाएगा। तो बैकग्राउंड क्या रहा, वाई ग्रेट निकोबार मैटर्स। तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, फुल ऑफ रेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो जो ये आइलैंड्स हैं ये कार्बन रिजर्वायर की तरह भी एक्ट करते हैं और रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट को। पर जो इनकी डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो हमेशा मेनलैंड इंडिया से ही गाइडेड होती हैं, विच डजेंट ऑलवेज अंडरस्टैंड आइलैंड्स इकोलॉजी। तो कंट्रोवर्शियल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की क्या बात हो रही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने प्लान किया एक मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड में, जिसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, टाउनशिप और पावर प्लांट बनाने का है। पर ये जो प्रोजेक्ट है ये अराउंड 13,000 हेक्टेयर्स ऑफ प्रिस्टाइन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, डीपली अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड लोकल ट्राइब्स। तो लीगल एंगल इसमें क्या है, नियमगिरी हिल्स केस जैसे हमने एक देखा था, उसमें क्या था, जो वो अरीसा माइनिंग कॉरपोरेशन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में जो था, एक इम्पॉर्टेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट रखी गई। उस केस में क्या हुआ, जो डोंगरिया कौन ट्राइब है उसने अपोज किया बॉक्साइट माइनिंग को वो अपनी सेक्रेड हिल्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राम सभा के पास राइट है डिसाइड करने का कि ऐसा प्रोजेक्ट होगा या नहीं। तो विलेजेस ने यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया और ये डिसीजन जो है कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि ट्राइबल काउंसिल्स के पास राइट है प्रोटेक्ट करने का अपने लैंड, कल्चर और इन्वायरमेंट को। इशू क्या है ग्रेट निकोबार में कि जो रिपोर्ट है उसने रिवील किया कि ट्राइबल काउंसिल ऑफ लिटिल एंड ग्रेट निकोबार को कंसल्ट ही नहीं किया गया प्रॉपरली। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी फॉल्सली कह दिया कि हाँ फॉरेस्ट राइट्स जो हैं ट्राइबल लोगों के ऑलरेडी सेटल्ड हैं बिफोर डाइवर्टिंग लैंड फॉर द प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन है कि वॉज द कंसेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी रियली टेकन एज पर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो बिगर पिक्चर इज़ राइट्स ऑफ नेचर। तो अक्रॉस द वर्ल्ड अगर देखें तो ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट लॉज जो हैं वो फेल कर गए हैं इकोलॉजिकल डैमेज को स्टॉप करने में। तो काफ़ी कंट्रीज़ ने एक नई लीगल अप्रोच बनाई है सेइंग अर्थ ज्यूरिस्प्रूडेंस और राइट्स ऑफ नेचर, जिसमें क्या है कि जो नेचुरल एंटिटीज़ हैं उन्हें एक लीगल राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि रिवर्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स को, ट्रीटिंग देम एज लिविंग बींग्स विद राइट्स। ओरिजिन ऑफ द आइडिया कहाँ से आया, एक फेमस 1972 आर्टिकल बाय क्रिस्टोफर स्टोन, शुड ट्रीज हैव स्टैंडिंग टूवर्ड लीगल राइट्स फॉर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि कैसे इन्वायरमेंटल लॉज सिर्फ ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं ना कि नेचर को खुद। नेचुरल एंटिटीज़ के पास खुद के लीगल राइट्स होने चाहिए, एक गार्डियन बॉडी हो जो उन्हें रिप्रेजेंट करे कोर्ट में और मैनेज करे फंड्स उनकी प्रोटेक्शन के लिए। इंडिया में एग्जांपल गंगा और यमुना केस 2017 का। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या किया कि लीगल पर्सनहुड दिया गंगा एंड यमुना रिवर्स को, गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स को। इसका मतलब उनके पास राइट्स थी और ड्यूटीज़ थी जैसे एक ह्यूमन बीइंग के पास होती हैं। एक आइडिया था कि जो एक गार्डियन है वो एक्ट करेगा उनकी बिहाफ पे। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने लेटर जो है स्टे कर दी थी रूलिंग, द कंसेप्ट ऑफ गार्डियनशिप फॉर नेचर रिमेन्स पावरफुल एंड कैन गाइड फ्यूचर लॉज। लर्निंग फ्रॉम कोलंबिया द एट्राटो रिवर केस। तो कोलंबियन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने लीगल राइट्स दिए एट्राटो रिवर को। इसमें इंट्रोड्यूस करा गया द आइडिया ऑफ बायोकल्चरल राइट्स, विच मीन्स कि इंडिजियस कम्युनिटीज़ के पास राइट है अपने लैंड, फॉरेस्ट और रिवर्स को प्रोटेक्ट करने का। जॉइंट कमीशन ऑफ गार्डियंस जो थी, जो कि लोग आसपास रहते थे, वो फॉर्म करी गई टू लुक आफ्टर द रिवर्स वेलबींग। अगर इसी को ग्रेट निकोबार पे अप्लाई किया जाए तो इंडिया भी एक्सटेंड कर सकता है फॉरेस्ट राइट एक्ट बाय एडिंग द आइडिया ऑफ लीगल पर्सनहुड फॉर नेचर। पर इसको प्रॉपरली करने के लिए कुछ की क्वेश्चंस को आंसर करना ज़रूरी है कि क्या एग्जैक्टली राइट्स होंगे, कौन उन्हें रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी गार्डियंस की। तो इससे ही हम इंश्योर कर सकते हैं कि नेचुरल एंटिटीज़ जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर्स और इकोसिस्टम्स को हम ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट कर सकें विद अ वॉइस इन लॉ। तो फाइनल टेकअवेज की जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है हाईलाइट करता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी, रिमाइंडर है कि ट्राइब्स एंड लोकल कम्युनिटीज़ मस्ट बी कंसल्टेड एंड रिस्पेक्टेड। इंडिया ग्लोबल एग्जाम्पल से सीख सकता है, लीगल राइट्स दे सकता है नेचर को,
फॉरेस्ट, रिवर्स, इकोसिस्टम्स को अगर उनकी खुद की लीगल स्टैंडिंग दी जाए तो लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल जस्टिस आ सकता है. क्रक्स इज ग्रेट निकोबार इज इन जस्ट वन आइलैंड. ये टेस्ट है कि क्या इंडिया कंटिन्यू करेगा टू प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर इकोलॉजी और रिकॉग्नाइज करेगा नेचर एज लिविंग लीगल एंटिटी विद राइट्स. नेक्स्ट आर्टिकल इज ग्लोबल डोर्स मेजर्ड स्टेप्स. तो इंट्रोडक्शन में इंडियाज़ न्यू लीगल एरा. तो बहुत डिकेड पहले जो इंडिया एक ग्लोबल हब बन सकता है इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसको मतलब एक मजाक के तौर पे देखा जा सकता था. पर आज के टाइम पे आइडिया इसकी ये आइडिया एक रियलिटी बनता जा रहा है विद सपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ग्रोइंग इंटरनेशनल अटेंशन. गोल है इसकी हमें इंडिया को एक की डेस्टिनेशन बनाए फॉर रिजॉल्विंग बोथ डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. टर्निंग पॉइंट कहाँ पे? इंडिया ADR वीक, दैट इज़ इंडिया ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वीक. ये बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली सब जगह ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. तो फर्स्ट टाइम टॉप ग्लोबल लॉयर्स और आर्बिट्रेटर्स इंडिया आए टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो प्रीवियसली सिर्फ न्यूयॉर्क, लंदन या सिंगापुर में देखा जाता था. एक मेजर शिफ्ट देखी गई इन हाउ द वर्ल्ड व्यूज़ इंडियाज़ लीगल इकोसिस्टम. स्ट्रगल विद फॉरेन लॉ फर्म्स. तो सिंस 1990s क्या हुआ कि जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं उन्होंने एंटर करना चाहा इंडिया की लीगल मार्केट में. पर बैक देन क्या होता था कि जो इंडिया की लॉ फर्म्स थी वो काफ़ी स्मॉल थी, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर था नहीं, टैलेंट हम दूसरी कंट्रीज़ को ऑलरेडी लूज़ कर रहे थे. तो इंडियन लीगल सिस्टम जो था वो रेडी नहीं था compete करने के लिए विद पावरफुल फॉरेन लॉ फर्म्स. तो की कोर्ट केसेस ऑन फॉरेन लॉयर्स इन इंडिया. लॉयर्स कलेक्टिव केस 2009 बॉम्बे हाई कोर्ट, तो उसने डिसअलाउ कर दिया फॉरेन लॉ फर्म्स को फ्रॉम प्रैक्टिसिंग कॉरपोरेट और लिटिगेशन वर्क इन इंडिया. फिर AK बालाजी केस 2012 मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने रीफर्म किया बैन को बट अलाउड टेम्परेरी एडवाइस ऑन फॉरेन लॉ. सुप्रीम कोर्ट 2018 अलाउड फ्लाई इन फ्लाई आउट एडवाइस, शॉर्ट विजिट्स फॉर कंसल्टेंसी बट बैंड परमानेंट ऑफिसर्स फॉर फॉरेन लॉ फर्म्स. तो रिजल्ट क्या हुआ कि जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं उन्होंने इंडिया में इंटरेस्ट लूज़ कर दिया फॉर अ वाइल. वाई इंडिया टुक अ कॉशियस अप्रोच. तो क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडिया का स्टांस जो है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड था, बट रियल रीज़न इज़ टाइमिंग, नॉट फेयर और इनसिक्योरिटी. इंडिया का कंसर्न था कि जो फॉरेन जाइंट्स हैं माइट ओवर पावर लोकल फर्म्स बिफोर दे वर रेडी. तो ये टैलेंट की बात नहीं थी. इंडियन लॉयर्स जैसे कि फाली नारीमान, सोली सोरबिजी एंड सर बेनेगुलो राव had already shown world class ability. सीन टुडे क्या है कि जो स्ट्रॉन्गर इंडियन लीगल इंडस्ट्री है इंडिया के पास, जो आजकल लॉ फर्म्स हैं वो पहले 15 से 20 लॉयर्स होते थे, अब उसमें 1000+ लॉयर्स हैं. ग्लोबल एक्सपोजर है, मॉडर्न नो हाउ है, क्लाइंट्स हैं वर्ल्ड वाइड. अनलाइक अदर सेक्टर्स दिस ग्रोथ हैपेंड ऑर्गेनिकली विदाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. काफ़ी इंडियन लॉयर्स आजकल ड्यूअल और ट्रिपल क्वालिफाइड हैं, प्रैक्टिसिंग इन मल्टीपल कंट्रीज. इंडियाज़ लीगल प्रोफेशन इज़ नाउ रेडी टू एंगेज ग्लोबली. सो 2025 बार काउंसिल रूल्स अ न्यू फ्रेमवर्क. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया 2025 रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स. इससे फॉलो होता है कि 2023 की अनाउंसमेंट जो थी दैट इंडिया इज़ ओपन टू फॉरेन लॉयर्स प्रैक्टिसिंग फॉरेन एंड इंटरनेशनल लॉ है. 2025 रूल्स ऑफिशियली प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर और सेफगार्ड्स इसके लिए. की फीचर्स क्या हैं 2025 रूल्स के कि जो फॉरेन लॉयर्स हैं वो एडवाइस कर सकते हैं फॉरेन लॉ और इंटरनेशनल लॉ पे. इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो इंडिया में हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फॉरेन लॉयर्स क्या नहीं कर सकते? इंडियन लॉ को प्रैक्टिस और इंडियन कोर्ट्स में अपेयर होना अनलेस एनरोल्ड इन द इंडियन बार. कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स. तो एनुअल फिलिंग्स हो, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन विद द बार काउंसिल, एक 60 डे का कैप ऑन अनरजिस्टर्ड फ्लाई इन वर्क. रेसिप्रोकेटरी रूल. तो एक फॉरेन फर्म तभी ओपन कर सकती है इंडिया में ऑफिस अगर इंडियन लॉयर्स को सेम चीज़ करने का हक है उस कंट्री में. एरिस्टोटल्स गोल्डन मीन बैलेंस प्रोग्रेस. तो इंडिया की जो अप्रोच है वो एक बैलेंस को स्ट्राइक करती है, ना ही ज़्यादा लिबरल है ना ही रिस्ट्रिक्टिव, ना ही ज़्यादा रेकलेस लिबरलाइजेशन ना ही डिफेंसिव इंसुलैरिटी. तो रूल्स जो है इंश्योर करते हैं फॉरेन एक्सपर्टीज़ कॉम्प्लीमेंट्स इंडियाज़ लीगल सिस्टम रादर दैन डोमिनेटिंग इट. So it's about growing slowly but sustainably as India builds capacity to compete globally. Quoting Rabindranath Tagore, everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it. And Abraham Lincoln, I walk slowly but I never walked backward.
तो कंक्लूजन इज इंडियाज़ लीगल जर्नी। तो इंडिया का जो लीगल प्रोफेशन है वो इवॉल्व हुआ है फ्रॉम प्रोटेक्शन टू पार्टिसिपेशन। तो जो एक बार चीज़ इम्पॉसिबल लगती थी वो आज के टाइम पे पॉसिबल लगने लगी है। 2025 जो बार काउंसिल रूल्स और इंडिया का एडीआर वीक है वो शो करता है दैट द कंट्री इज़ रेडी टू ओपन इट्स डोर टू द वर्ल्ड बट ऑन इट्स ओन टर्म्स। The crux of the topic is India is taking measured, confident steps towards becoming a global legal powerhouse, balancing openness to the world with protection for its homegrown legal talents. So that's all for the articles today. Thank you.